गुड इवनिंग गाइस, माई सेल्फ आदित्य कुमार सिंह, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ लिया था। अब हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन का पार्ट 2। जिसको भी मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है पीपीटी से पढ़ाने का, वो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और जिनको नहीं आ रहा है वो भी बता सकते हैं, जिस वजह से मुझे पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो बनाने की डिमांड है, बच्चों को किस तरह समझ में आ रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर वेव के बारे में, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला मैटर, आखिर में मैटर वेव होता क्या, चलिए इसको अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखा है, a matter wave are the central part of the theory of a quantum mechanics, being an example if a wave particle duality, all matter behave like wave. For example, a beam of electrons can be deflected like a beam of light. देखो बच्चों, इसमें ये कह रहा है ना कि जो मैटर वेव होती है बेसिकली वो क्वांटम मैकेनिक्स का एक पार्ट होता है, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स का। वो हमको ये बताता है कि जो लाइट होता है, जो लाइट होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। तो लिखा है ऑल मैटर बिहेव लाइक वेव्स। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स हमारी ये कहती है कि जितने भी मैटर हैं हमारे आसपास, हम हो गए, हमारा टेबल चेयर जिस पे आप लोग सोते हैं, बेड है, बुक्स हो गए, दुनिया की जितने भी चीज़ें हैं वो मैटर कहलाती है। और मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो उसमें ये कह रहा है ऑल मैटर बिहेव लाइक वेव्स, मतलब जो मैटर्स होते हैं वो मैटर जो होते हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। तो उसमें एग्जांपल के तौर पे ये बताया गया है, जो लाइन लिखी है ऑल मैटर बिहेव लाइक वेव्स, इसको एग्जांपल के तरीके से दिखाया गया है कि अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रैक्टेड लाइक अ बीम ऑफ लाइट। बात सही है। इसमें ये लिखा है कि जब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ निकलते हैं तो उसको बीम कहते हैं। तो लिखा है जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो लाइट के जैसे डिफ्रैक्ट हो जाते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। और लाइट क्या होती है? ये इतिहास से बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर लाइट है क्या। वेव नेचर है उसका, उसके पास की पार्टिकल नेचर है। फिर 90s में जाके लोगों ने ये मतलब निर्णय लिया कि जो लाइट है उसके पास ड्यूअल नेचर है, वो कभी कोई पार्टिकल नेचर शो करती है, कभी कभी वेव नेचर शो करती है। वेव नेचर शो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में, और पार्टिकल नेचर शो करती है फोटोन के फॉर्म में। तो इसमें यही कह रहा है कि ऑल मैटर और बात देखो, हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी है। अब बात आती है इस नए टॉपिक में कि मैटर वेव क्या होता है। इसमें ये लिखा है सिंपल सी भाषा में, इसमें कहने का ये मतलब है कि इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। ये क्वांटम मैकेनिक्स कहता है। क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा दुनिया के जितने भी मैटर्स हैं वो वेव्स की तरह बिहेव करते हैं। अब इसी स्टेटमेंट को सही प्रूफ करने के लिए एक एग्जांपल दिया गया है। देखो लिखा है फॉर एग्जांपल अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रेक्टेड लाइक अ बीम ऑफ लाइट। तो उसमें यही कह रहा है कि देखो, हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही है कि लाइट होता है वो डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी शो करता है, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है, और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो ठीक उसी तरह जैसे लाइट डिफ्रैक्ट होती है, वैसे अगर हम ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ निकालें एक ही सोर्स से तो वो बीम बन जाएगा, और वो जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो भी लाइट की तरह डिफ्रेक्ट करेगा। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिकल होने के बावजूद भी वो वेव की तरह डिफ्रैक्ट हो जा रहा है। अब देखो, दुनिया में जितने पार्टिकल्स हैं वो मैटर है, क्योंकि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सबके पास मास होता है। तो जो भी पार्टिकल जिसके पास मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो मैटर कहलाएगा। तो यहाँ पे मैटर को दिखाने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया है, और उसमें तभी लिखा है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्रेक्टेड लाइक अ बीम ऑफ लाइट। मतलब जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाइट की तरह डिफ्रेक्ट हो सकता है वो। और डिफ्रेक्शन किस चीज़ की प्रॉपर्टी शो करता है? वेव की, क्योंकि केवल वेव्स में ही डिफ्रेक्शन पॉसिबल हो सकता है। उसका एग्जांपल एक लाइट है, और उसका दूसरा एग्जांपल अभी उन्होंने देखा इलेक्ट्रॉन्स है। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक तो खत्म हो गया मैटर वेव। अब चलिए दूसरा प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा डुअल नेचर ऑफ लाइट। हाँ देखो, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बहुत वर्षों पहले से, बहुत हिस्ट्री में पहले से जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, कोई कहता था कि लाइट वेव है, कोई कहता था लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। जो लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे आखिर में लाइट है क्या चीज़ है लाइट आखिर में। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए 90s में कुछ साइंटिस्ट ने मिलके एक साइंटिस्ट ने मिलके हिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके कुछ इस तरह बताया बाय डेफिनेशन कि वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस। इसमें ये कहती है
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेव थ्योरी है वो ये कहती है कि फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, मतलब वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. On the other hand, photoelectric effect supported the particle nature of light. Hence we assume dual nature of light. देखो मैंने यही कहा था कि कुछ साइंटिस्ट जो पहले थे इतिहास में, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, एल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, प्लैंक्स हो गए, ये सब में कुछ ने कहा था कि लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है, कुछ ने वेव्स नेचर शो करती है. तो उसमें यही कह रहा है कि अगर हम लोग वेव थ्योरी के नज़रिए से देखें तो लाइट एक वेव है. वही हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है अभी, उसके नज़रिए से देखा जाए तो हमारा लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो करेगा तुरंत. तो यही बता रहा है. यही मैंने जानबूझ के इस टॉपिक को डाला इस स्लाइड में, इस वीडियो में, ताकि आप लोग को समझ में आए कि आखिर में लाइट के पास दोनों नेचर होता है. एक नेचर शो नहीं करती है, दोनों नेचर शो करती है. चलिए अब हम तीसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स. कि आखिर में जो पार्टिकल्स का वेव नेचर है वो होता है कैसे दिखता है, तो उसके बारे में और जानकारी लेते हैं. चलिए देखते हैं. तो वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक डी ब्रॉगली ने बनाया था. देखो एक डी ब्रॉगली एक बहुत महान साइंटिस्ट ने वो अपना एक हाइपोथेसिस दिए थे. उस हाइपोथेसिस को एनालाइज करने के बाद ये एक मतलब कि चर्चा का विषय बन गया कि पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है. देखो मैंने क्या कहा फिर सुनिए. डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक हाइपोथेसिस दिया. उस हाइपोथेसिस को जब बाकी लोगों ने एनालाइज किया और उन्होंने खुद एनालाइज किया तो पूरी दुनिया को ये पता चला कि पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है. चलिए उसी चीज़ को देख लेते हैं. दिखा है अब यहाँ थोड़ा स्पेलिंग में गलती हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रोगली की जगह. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट. द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स called matter waves whose wavelength is called a de Broglie wavelength. De Broglie matter wave equation is given by ये. चलिए पहले फॉर्मूला देखते हैं, पहले हम डेफिनेशन समझते हैं. आखिर में फिर से क्या आखिर ने डी ब्रॉगली ने आखिर में अपने हाइपोथेसिस में कहा क्या था. चलिए फिर एक बार रीड करते. लिखा है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स. में ये कह रहा है कि जो किसी भी प्रकार की जो वेव होती है, वो पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है. तो लिखो वही चीज़ लिखा है. अ वेव इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स विच कंट्रोल्स अ पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट. कहने मतलब ये है जो वेव होती है वो पार्टिकल से एसोसिएटेड होती है, और जो वेव का जो पार्टिकल फॉर्म होता है, जो पार्टिकल एक्सपेक्ट होता है, वो हर चीज़ में उसको कंट्रोल करती है. तो द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड अ मैटर वेव. ऐसी वेव जो किसी पार्टिकल से एसोसिएटेड हो, ऐसी वेव जो लिखा है द वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, ऐसी वेव जो पार्टिकल से एसोसिएटेड हो, मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड हो, उसी को हम लोग कहते हैं मैटर वेव. हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय डी ब्रॉगली. तो पहले डी ब्रॉगली ने पहले एक चीज़ तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी वेव जो पार्टिकल से एसोसिएटेड है, मतलब पार्टिकल से जुड़ी हुई है, वो मैटर वेव कहलाएगी. और उन्होंने इस मैटर वेव का वेवलेंथ दे दिया. सोचिए आप, इस मैटर वेव का उन्होंने वेवलेंथ दे दिया अपने इक्वेशन से. तो उनका इक्वेशन क्या, चलिए देख लेते हैं. उनका इक्वेशन है ये लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी. ये बहुत फेमस इक्वेशन आप लोगों ने कई बार देखा होगा, पर आखिर में ये इक्वेशन का नाम क्या था आपको आज पता चला कि ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था, जो कि ये शो करता है कि पार्टिकल्स के पास भी वेव नेचर होता है. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. पी होता है एम इंटू वी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी. यहाँ पी मोमेंटम है, देखो पी मोमेंटम है, यहाँ पे एम मास है, वी वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल है. और लैम्डा आप जानते हैं वेवलेंथ होता है जो पार्टिकल से एसोसिएटेड है, मतलब पार्टिकल से जो वेव्स निकल रही हैं, जब कोई पार्टिकल से वेव्स निकल रही हैं उस वेव्स का वेवलेंथ है लैम्डा, वही हम लोग को निकालना है. तो फॉर्मूला हमारा ये बनता है कि एच अपॉन पी, फिर हम लोग पी को खोलेंगे तो एच अपॉन एम वी हो जाएगा. फिर जिसको हम लोग और थोड़ा और इलेबोरेट करेंगे तो हम लोग का नया फॉर्मूला बन जाएगा एच अपॉन अंडर रूट 2m के. एच अपॉन अंडर रूट 2m के, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m के. ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस जो था उससे उन्होंने इक्वेशन निकाला था. और ये इक्वेशन क्या है, मैटर वेव का वेवलेंथ है. मैटर वेव का वेवलेंथ निकालने का ये इक्वेशन है कि अगर कोई पार्टिकल्स है वो वेव नेचर शो कर रही है और हमें उस वेव का अगर वेवलेंथ निकालना तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. तो चलिए हम लोगों ने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ लिया, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ लिया. अब बारी आती है रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर. हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के नज़रिए से और जेई के नज़रिए से भी, कि रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टेम्परेचर.
मतलब कि डी ब्रॉगली का जो वेवलेंथ है, मतलब जो इक्वेशन है डी ब्रॉगली ने दिया था वेवलेंथ के लिए, वो और टेम्परेचर में एक रिलेशन बनाया है। चलिए इसको देख लेते हैं। लिखा है फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, मतलब मैटर की जो काइनेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टेम्परेचर इज गिवन बाई। कहने का मतलब किसी भी पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है एट अ गिवन टेम्परेचर पे, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। देखो रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ और टेम्परेचर के रिलेशन से हम लोग किसी भी पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। किसी भी पार्टिकल्स की हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं इन अ गिवन टेम्परेचर टी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है K=3/2 KB/T। तो इसमें जो KB है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन भी एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपना एक कांस्टेंट दिया था, तो यहाँ KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस पर ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना नहीं है, एग्जाम में इसकी वैल्यू दी रहेगी। और इफ़ अ पार्टिकल ऑफ अ मास m विद अ वेलोसिटी v देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इसके, ये तो हमें पता है कि के की वैल्यू यहाँ पे, के की वैल्यू यहाँ पे ½ mv² है। अब मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, हम लोग जानते हैं किसी पार्टिकल का मोमेंटम होता है P=mv या फिर √2mk। तो जो हमारा ये फॉर्मूला देखिए दिख रहा है आपको, √2mk। इसमें हम लोग k की वैल्यू को खोल देंगे, और k की वैल्यू खोल के जो हम लोग पहला वाला जो k की वैल्यू देखे थे 3/2 KB/T, वही हम लोग पुट कर देंगे मोमेंटम के फॉर्मूले में जो k है उसमें। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा 3mk√3mkBT बन जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो 3mkBT हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ, मतलब कि मैटर वेव का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछा है, अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी पार्टिकल का मैटर वेव का वेवलेंथ पूछे, फिर से नोट करिए, अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी पार्टिकल के मैटर वेव का वेवलेंथ पूछे, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि λ=h/p=h/√3mkBT। λ=h/√3mkBT तब यूज़ करेंगे जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछे, और λ=h/√2mk तब यूज़ करेंगे जब कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर ना पूछे, ऑन एन एवरेज एक वेवलेंथ पूछे। चलिए बात यहाँ तक ख़त्म हो गई हमारी कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अब बात ये आती है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी एक पार्टिकल होता है, वो भी कुछ मास ऑक्यूपाई करता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को भी मैटर ही कहेंगे, क्योंकि मैटर का डेफिनेशन ही यही है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी एक तरह का मैटर है। अब बात यह आती है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमेगा तो अपने अंदर से वेव्स जनरेट करेगा, और उस वेव्स को हम लोग कहेंगे मैटर वेव, क्योंकि वो वेव जो मैटर से निकले उसको हम लोग मैटर वेव कहते हैं। तो जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने ये सोचा, चलो क्यों ना एक बार जो इलेक्ट्रॉन है वो भी तो मैटर है, वो भी तो ऑर्बिट में घूमता है, क्यों ना चलो उसमें से जो वेव निकल रही है उसका वेवलेंथ खोजा जाए। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिखा था, देखिए लेट अस कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू। ठीक बात, एक चार्ज क्यू है, वो पार्टिकल है, हैविंग अ मास m। ठीक है, एक पार्टिकल उसके ऊपर चार्ज क्यू है और उसका मास m है, और वो a स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, और उसके पास पोटेंशियल v है। तो हम लोग को इस इलेक्ट्रॉन में से जो वेव निकल रही है मैटर वेव, उसका हम लोग को वेवलेंथ निकालना है या फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होगा v/2 कैपिटल V/m, और यहाँ पे p है, और यहाँ पे हम लोग देखो एक फॉर्मूला पर एक स्टेटमेंट लिख देंगे, और जो स्टेटमेंट आया v/2qv/m, वो कैसे आया, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से आया कि ½ mv² हम लोग ने qv को इक्वल कर दिया काइनेटिक एनर्जी के, हम लोगों ने qv को इक्वल कर दिया काइनेटिक एनर्जी के। तो हम लोगों ने यहाँ से v की वैल्यू निकाल ली कि v मतलब वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, v=√2qv/m, और p यहाँ पे मोमेंटम है, mv है। इसको हम लोग और खोलें तो √2qvm बन गया। तो द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाई द वेवलेंथ, या फिर द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इज गिवन बाई λ=h/p =h/√2qvm। मतलब कि
इफ़ देखो, मतलब कि ये हुआ कि अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग हमारे सिलेबस में दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे हम लोग मूविंग चार्ज पार्टिकल को एक इलेक्ट्रॉन मांगेंगे, तो हमारा स्टेटमेंट ये बनेगा, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज गिवन, मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, मतलब कि किसी इलेक्ट्रॉन्स में से जो मैटर वेव निकल रही है उसका वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला बनता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 QMV। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 QMV, ये फॉर्मूला बनता है। पहले हम लोगों ने देखा कि जनरल फॉर्म में अगर हम लोग को वेवलेंथ निकालना हो मैटर वेव की तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। फिर सेकंड टाइम में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछ लिया, किसी ऑब्जेक्ट से निकल रहे मैटर वेव का वेवलेंथ, तो भी हम लोग बता सकते हैं। और अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें कि एक इलेक्ट्रॉन घूमते समय जो मैटर वेव अपने अंदर से जनरेट करेगा, अपने अंदर से रेडिएट करेगा, उसकी क्या वेवलेंथ होगी हम लोग निकाल सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 QVMV से। फिर नीचे हमारा लिखा है कि इफ एक्सेलरेटेड पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर एक एक्सेलरेटेड पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो क्यू की जगह ई आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई, और इसमें एम ही है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो देखो देखो, इसी चीज़ को ऊपर जो लिखा है एच अपॉन अंडर रूट 2 QVMV, इसी चीज़ को थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया है ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हमारा लेटेस्ट फॉर्मूला बनता है, एकदम फाइनल फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रॉन्स में से जो मैटर वेव निकल रही है उसका वेवलेंथ निकालने का। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम फॉर एन इलेक्ट्रॉन बीम। एक तो पहली बार जो लेटेस्ट फॉर्मूला निकला है वो एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में, एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में है, और तो और सिंप्लीफाइड है। तो यहाँ तक बात हो गई कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन का भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ या मैटर वेव निकाल लिया, मैटर वेव का वेवलेंथ निकाल लिया। हम लोग चलिए बढ़ते हैं डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, क्या आखिर में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट था क्या, आखिर में इसका क्या यूज़ था, आखिर में ये है क्या, चलिए इसको देख लेते हैं। तो लिखिए, देखिए The wave nature of electron was verified by the Davison and German experiment in 1927. The experimental arrangement is shown in figure. तो उसमें ये कह रहा है इस लाइन में कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो केवल थ्योरेटिकली बता दिया था कैलकुलेशन करके कि जो वेव की इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर होता है, बस पर प्रैक्टिकली अप्रोच पे इसको दो साइंटिस्ट डेविसन और जर्मन ने प्रैक्टिकली करके प्रूफ किया कि हाँ सही बात है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास वेव नेचर होता है। उसका सेटअप आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, उसका सेटअप आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका सेटअप है। इस सेटअप का डायग्राम, जो सेटअप है इसका डायग्राम एग्जाम में बहुत पूछता है क्लास 12th में। वैसे जेई के बच्चों के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में इसी सेटअप के बारे में बताया गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गन विच कंप्राइजेज ऑफ अ टंगस्टन फिलामेंट कोटेड विथ बेरियम ऑक्साइड। इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, और जिसको अभी तक नोट्स नहीं मिला और जिसको नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही देखिए, इसमें डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट दिया है। देखिए पहले तो डायग्राम के जरिए दिया है, फिर और थ्योरेटिकल पार्ट कि आखिर में डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में जो सेटअप था वो आखिर में कैसे वर्क करता है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोग थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं और क्लास 12th के लिए रख सकते हैं, और जो ड्रॉपर्स हैं या जेई एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने कि ड्यूअल नेचर पूरा जो चैप्टर है उसको ख़त्म कर दिया है, फिनिश कर दिया है 2 पार्ट में। पहला पार्ट डल चुका है और चौथा पार्ट, टोटल मेरा ड्यूअल नेचर 4 एपिसोड्स में या 4 लेक्चर में ख़त्म हो गया। प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसको पसंद आया वो इस सेशन को लाइक कर लें। थैंक यू वेरी मच।